नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन के। बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप हॉकी 2025 का समापन भारत की शानदार जीत के साथ हुआ। रोमांचक फाइनल में टीम इंडिया ने दमदार खेल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि राजगीर बिहार में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत दर्ज करने पर हमारी पुरुष हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। ये जीत और भी खास है क्योंकि उन्होंने मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया है। ये भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गर्व का क्षण है। हमारी टीम इसी तरह नई ऊंचाइयों को छूती रहे और देश का नाम रोशन करती रहे। तो वहीं बिहार के सीएम ने भी टीम इंडिया को हार्दिक बधाई देते हुए लिखा कि राजगीर के बिहार खेल विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार आयोजित एशिया कप 2025 में कोरिया को हराकर भारतीय टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। बिहार सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा ताकि वे बिना किसी असुविधा के पूरे जोश और लगन से खेल सके। टीम इंडिया की इस बड़ी जीत पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है। तो नीतीश कुमार की ओर से एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी गई है। और बिहार में 3 बड़ी प्रतियोगिता हुई, एशिया कप हो, सेपक टैक्रा हो और आज एशिया कप है। तीनों जो प्रतियोगिता हुए, तीनों में भारत विजय हुआ बिहार की पावन धरती पर। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ये गौरव क्षण बिहार की धरती पर राजगीर और पटना में करने का मौका मिला। बिहार के लिए ये गौरव क्षण रहेगा। ये ऐतिहासिक दिन है और लगातार 3 बड़े कार्यक्रम, 3 प्रतियोगिता बिहार में हुआ, तीनों भारत ने जीता। इसलिए बिहार जो है लकी चैंप के तौर पर जाना जाएगा। भारत का ये जीत बिहार की धरती से हुआ है और बिहार इतिहास रचने में अग्रणी रहा है और भारत का इतिहास बिहार के बिना अधूरा रहता है। इस धरती पर जो जीत है, ये जीत वर्ल्ड कप की ओर ले जाता है और हर भारतीय गौरवान्वित होगा। हमारी शुभकामना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से खेलो इंडिया का वातावरण बिहार के धरती पर बनाए हैं और यह शुभ रहा है। महिला टीम भी जीती, पुरुष टीम भी जीता है और भारत जितने भी मैच बिहार के अंदर होंगे वो सब जीतेंगे। ये हमारी शुभकामना है। फतेहाबाद जिले के बलियाला क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की रफ्तार तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। प्रशासन की ओर से राहत शिविर स्थापित किए गए हैं और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण लगातार सीएम नवाब सिंह सैनी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की है और बलियाला क्षेत्र में सीएम नवाब सिंह सैनी पहुंचे जहां पर उनकी ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया है और इसी के साथ साथ किस प्रकार यहां पर राहत कार्य चल रहे हैं इसकी जानकारी भी उन्होंने प्रशासन से ली है और इसी के साथ साथ उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद जो है वो सरकार की ओर से आपदा प्रभावितों तक पहुंचाई जाएगी। पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच दिल्ली सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 52 ट्रकों में राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें खाने पीने के सामान, दवाइयां और जरूरी सामग्री शामिल है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की तकलीफ में दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने 5 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी भेजी है। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि पंजाब के प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी और ऐसे में लगातार जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब में जो आपदा के बाद स्थिति बनी हुई है, बाढ़ के बाद वहां पर जो स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, ऐसे में 52 ट्रकों को रवाना किया जिसमें राहत सामग्री है, दवाइयां और तमाम जरूरी सामान इन ट्रकों में है। 52 ट्रक कुल मिलाकर यहाँ पर रवाना हुए हैं। ऐसे में पंजाब की मदद के लिए दिल्ली सरकार सामने आते हुए आज पंजाब में जो बाढ़ के कारण स्थितियां उत्पन्न हुई है, हमारे पंजाब के भाई बहन जिस तकलीफ में है, उनकी उस तकलीफ में, उस दुख में, उस दर्द में दिल्ली का एक एक नागरिक, दिल्ली की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पंजाब के अपने भाई बहनों के साथ खड़ी है। देश के अन्नदाता पंजाब आज जिस तकलीफ से गुजर रहा है, हमने आज यहाँ से 52 ट्रक
राहत सामग्री के जो उनकी जीवन को फिर से स्टेबल करने के लिए चाहिए, उस सामग्री को आज हमने यहाँ से भेजा है। चाहे वो बिस्तर, कंबल, पलंग, चादर, बर्तनों का सेट, जूते, चप्पल, कपड़े, मेडिसिन, मच्छरदानी, तिरपाल, जो भी सामग्री उन्होंने हमसे मांगी, हमें बताया, वो आज हमने यहाँ से दिल्ली से 52 ट्रकों में लगा करके पंजाब की ओर रवाना की है। हमने दिल्ली सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए भी मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे हैं। तो लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम लोगों से मुखातिब होते हुए नजर आए। उनकी समस्याएं उन्होंने सुनी है। इस दौरान एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री ने बड़ी ही आत्मीयता से उसकी बात सुनी और तत्काल सहायता का आश्वासन दिया। सीएम ने मौके पर ही उस व्यक्ति को एक सफेद छड़ी प्रदान की ताकि वो आसानी से अपना दैनिक जीवन जी सके। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसकी समस्याओं के समाधान में किसी तरह की देरी न हो। तो लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है अपनी परेशानी लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचा और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसे एक छड़ी दी और इसी के साथ साथ वहां पर मौजूद अधिकारियों को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि कोई भी समस्या जो इस व्यक्ति को यहाँ पर जो लेकर यहाँ पर पहुंचा और इसी के साथ तमाम अन्य लोग जो अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं, उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए और कोई भी कोताही और लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही धैर्यपूर्वक यहाँ पर सभी की समस्याएं सुनी हैं। एक एक जन जन के पास जाकर यहाँ पर उनकी समस्याएं सुनकर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। और ऐसे में आश्वासन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यही है कि जल्द से जल्द उन सभी की समस्याओं का निस्तारण होगा। और जो दृष्टिबाधित व्यक्ति यहां पर पहुंचा था अपनी परेशानी लेकर, उसके साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी ही कोमलता से व्यवहार करते हुए नजर आए, जहां पर एक छड़ी उनकी ओर से दी गई और उसी के साथ साथ हर संभव मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात इस समय बिगड़ गए हैं। भारी बारिश और अतिवृष्टि से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले इससे प्रभावित हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा असर बस्तर और दंतेवाड़ा में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना है और इसी के साथ साथ राहत शिविरों का दौरा भी उनकी ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी, उन तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी और जा भी रही है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासनिक टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जिस तरह से बस्तर क्षेत्र में अति वृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति बनी और जिसमें 4 जिले प्रभावित हुए, आपके बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, और मुख्य रूप से बस्तर और दंतेवाड़ा जिला प्रभावित हुआ। और मैं स्वयं भी हवाई सर्वेक्षण भी किया और लोगों के बीच में जाकर उनके घरों में भी गया, उनसे मिला भी, और जो राहत शिविर लगाए गए थे उसमें भी हम गए थे। और प्रदेश शासन की तरफ से कोई कोर कसर उठाया नहीं गया, उनको भरपूर सहयोग किया गया। हर तरह से उनको वस्त्र दिया गया, उनको मकान की क्षति की पूर्ति की गई। अगर कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ तो 1,20,000 रुपया दिए, पक्का मकान तो 1,30,000 दिए। पशुधन की भी क्षति हुई तो उसकी भी क्षतिपूर्ति किए। और जो मकान क्षतिग्रस्त हुए थे आंशिक रूप से, तो आरबीसी 6 के तहत उनको 4,000 देने का था, लेकिन हमने अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से फिर 6,000 प्रत्येक घर को, और करीब 1100-1200 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। तो ऐसे मतलब सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है और वो लोग बहुत खुश भी हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, उड़ीसा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी को, और गोवा के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत जी को, और संभवतः गुजरात से भी सहयोग यहाँ पर आ रहा है। सीएम रिलीफ फंड में भी और राहत सामग्री भी भेजी जा रही है।
तो हम लोग उस क्षेत्र के हमारे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी भरपूर सहायता कर पाने में हम सब लोग सफल होंगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। भारी बारिश से हुए जान माल के नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री परसों हिमाचल आएंगे। ये जानकारी विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि वे भी धर्मशाला में प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होंगे और उन्हें प्रदेश की मौजूदा स्थिति से अवगत कराएंगे। जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री के दौरे से राहत और पुनर्वास कार्यों की रफ्तार तेज होगी। जानकारी रास्ते में मिली है, परसों हमारे देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण, बरसात के कारण जो क्षति हुई है जान माल की, उसका जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। उस बैठक में हम भी भाग लेने के लिए धर्मशाला जा रहे हैं, वहाँ जहाँ वो बैठक करेंगे तो वहाँ पर भी अपने क्षेत्र की और पूरे हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति जहाँ जहाँ भी हम गए हैं इस बारिश के मौसम में, जहाँ नुकसान का जायजा लिया है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे। लेकिन सभी साथियों से मैंने यहाँ पर इसी बात के लिए निवेदन किया है कि बरसात के मौसम में एहतियात के साथ, सावधानी के साथ रहें, आप सुरक्षित रहें, ये प्राथमिकता हमारी है। अगर घर ऐसी स्थिति में है कि जहाँ खतरा बना है उस घर में ना रहें, दूसरी जगह जहाँ सुरक्षित जगह है, चाहे 1 महीना कठिनाई में भी गुजारना पड़े गुजारिए, लेकिन जिंदगी को बचाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। यही कहते हुए मैं स्थानीय जनता का भी धन्यवाद करता हूँ जो सब लोग आज हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए। हमने यहाँ पर जो सामग्री थी वो मदद के रूप में यहाँ पर थोड़ी पहुँचाई है, और भी सामग्री भेजेंगे, और कुछ लोगों को राहत के रूप में जो दानी सज्जनों के माध्यम से जो मदद कर सकते थे वो मदद करने का भी हमने प्रयत्न किया है। राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन बिहार में आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। ये बात उनकी ओर से कही गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में चुनाव आयोग ने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है कि जिंदा लोगों को मृतक घोषित कर दिया है और मृतक को जिंदा कर दिया है। ऐसे में लगातार चुनाव आयोग और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनिए। कमीशन जाने, इलेक्शन कमीशन कैसे काम किया है बिहार में, इतना अच्छा प्रैक्टिस किया है कि जिंदा को मार दिया, मरे हुए को जिंदा कर दिया। इतना अच्छा प्रैक्टिस होता है कहीं? तो आप देखिएगा, अब कोई बिहार आए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। एक ही बात बिहार की जनता मोदी जी से पूछेगी, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में या फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। बिहार के किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में जिन नेताओं और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ नवंबर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि जन स्वराज की व्यवस्था बनने के बाद भ्रष्ट नेताओं और अफसरों से बिहार का लूटा हुआ धन वसूला जाएगा। प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की है कि वे इस लड़ाई में उनका साथ दें ताकि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। सवाल को सबसे पहले प्रशांत किशोर ने अटैक किया। उन्होंने यहाँ पर कॉलेज कब्जा किया हुआ है, ये प्रशांत किशोर ने कहा। उन पर राजेश शाह के मर्डर का आरोप है, ये प्रशांत किशोर ने कहा है। उसके बाद से दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। हम लोग कहते हैं कोई मूर्छित आदमी है तो उस पर क्या अटैक करें, अब मूर्छा से जगेंगे तो उन पर फिर अटैक होगा। जो भी ये बात दिलीप जायसवाल की और मंगल पांडे की नहीं है। बिहार में जो भी नेता और अफसर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत किया है, वो अगर जन स्वराज की नवंबर में जब व्यवस्था बनेगी तो उन 100 बड़े भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके और उनके बच्चों से, उनके परिवार से, बिहार से लूटे हुए धन को वसूला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक पर अचानक बोल्डर गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों ने ट्रेनों की आवाजाही रोक दी और बहाली का काम शुरू किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। जेसीबी मशीन और तकनीकी टीम की मदद से बोल्डर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही ट्रैक को दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में फिलहाल जो रेल नेटवर्क है इससे प्रभावित हुआ है। कई बोल्डर आने से रेल नेटवर्क जो है बाधित हो गया है। ऐसे में जैसे अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो मौके पर वो पहुंचे हैं। उनकी ओर से आश्वासन ये दिया गया है कि जल्द से जल्द इन बोल्डरों को हटा दिया जाएगा और एक बार फिर से रेल ट्रैक जो है यहाँ पर बहाल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल रेल ट्रैक पर रेल की आवाजाही जो है वो
बंद है, क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार मलबा यानी बोल्डर्स जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर आ गिरे हैं। तो ऐसे में अच्छी बात ये रही कि समय रहते इसकी सूचना जो है अधिकारियों को मिल गई और फिलहाल अधिकारी जो है मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो यहाँ पर बोल्डर्स आ गिरे हैं, जो पेड़ की टहनियां आ गिरी हैं, उनको हटाने का काम फिलहाल किया जा रहा है और अधिकारियों की ओर से फिलहाल यही कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को जो है बहाल किया जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर से ट्रेन की आवाजाही यहां से शुरू होगी। आगे बढ़ेंगे। देश में सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए आतंकवादी साजिश के मामले में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी साजिश से जुड़े मामले में 22 अलग अलग ठिकानों पर अब तक छापेमार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर में की जा रही है, यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर और 5 राज्य फिलहाल एनआईए के केंद्र में है, एनआईए के केंद्र में है, माफ कीजिएगा। और लगातार एनआईए जो है ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। 22 ठिकानों पर अब तक बताया गया है कि एनआईए की ओर से छापेमारी की गई है और लगातार आने वाले समय में कई और ठिकाने जो हैं लिस्ट में एडेड हैं, जिन पर वहां पहुंचकर एनआईए की टीम जो है कार्रवाई करती हुई नजर आएगी और लगातार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो भारत सरकार की प्रतिबद्धता है उसे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से धरातल पर उतारते हुए एनआईए नजर आ रही है। और एनआईए को जो जिम्मा सौंपा गया है कि तमाम जो आतंकवादी घटनाओं की साजिश हो रही है उन्हें अंजाम देने से पहले ही नेस्तनाबूद किया जाए। तो ऐसे में लगातार एनआईए जो है जानकारी जुटाकर छापेमार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब तक 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर में ये छापेमार कार्रवाई हुई है। 22 ठिकानों पर छापेमारी अब तक हो चुकी है और आने वाले समय में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो वहीं चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी में पवित्र स्नान कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें इस समय देखने को मिल रही हैं। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के बाद स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। और ऐसे में अतिरिक्त पुलिस बल और सफाई कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया ताकि श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो अयोध्या घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब एक बार फिर से उमड़ पड़ा है, जहां पर चंद्र ग्रहण के चलते जो है यहां पर पूजा अर्चना जो है बंद कर दी गई थी और सूतकाल लगने के बाद जो है पट जो है वो भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर पट जो है खोल दिए गए। हनुमानगढ़ी और इसी के साथ राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब एक बार फिर से उमड़ आया है और ऐसे में सरयू नदी में भी स्नान करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु जो है सरयू घाट पर पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भक्तों की लंबी कतारें सुबह तड़के से ही लगना जो है हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में शुरू हो गई थी और चंद्र ग्रहण के बाद जो स्नान और दान की परंपरा जो है उसे यहाँ पर पूरा करते हुए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अयोध्या घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब एक बार फिर से उमड़ आया है और कल दर्शन नहीं कर पाए थे श्रद्धालु ग्रहण के चलते और ऐसे में आज का दिन जहां पर दोगुनी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु की लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो वहीं श्री राम जन्मभूमि में भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद हरिद्वार में गंगा तट पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पवित्र स्नान किया। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के बाद गंगा स्नान और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में जुटा हुआ है। घाटों पर पुलिस बल तैनात है और सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। तो पूर्ण ग्रहण के बाद अब जो है एक बार फिर से श्रद्धालुओं का सैलाब घाटों पर उमड़ना शुरू हो गया है। हरिद्वार से भी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर भारी तादाद में श्रद्धालु जो है दान और स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के बाद स्नान और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए लगातार श्रद्धालु जो है
घाटों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह अलर्ट है। प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी असुविधा यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ना होने पाए। और इसी के साथ साथ भीड़ प्रबंधन यानी कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी खासा सजग प्रशासन इस समय नजर आ रहा है। और अब बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने राहत और बचाव के लिए कई शिविर स्थापित किए हैं, जहां खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं और जल, पुलिस और आपदा प्रबंधन दल लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में लगातार जो यमुना का जलस्तर बढ़ा है, ऐसे में निचले इलाकों में पानी भर गया है, तो लोगों को विस्थापित किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और लगातार प्रशासन जो है वाटर लेवल पर नजर बनाए हुए मॉनिटरिंग लगातार उसकी की जा रही है। और निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर पानी भर गया है, तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कैंप्स लगाए गए हैं जिनमें लोगों को ठहराया गया है और लगातार वाटर लेवल की भी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में खतरे की घंटी के पास ये पहुंच गया है। आपने देखे किस तरीके से हालात जो है संवेदनशील होते हुए नजर आए। घुटनों तक पानी जो है निचले इलाकों में भरा आया था, जिसके चलते वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कैंप्स प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं और दिल्ली सरकार का भी पूरा सहयोग इसमें है। और ऐसे में कुछ ड्रोन शॉट्स भी आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आप समझ पाएंगे किस तरीके से यमुना का रौद्र रूप जो है अब रिहायशी इलाकों के बेहद करीब है। निचले इलाकों में फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में कमर तक निचले इलाकों में पानी भरा आया है। तो प्रशासन की ओर से हर संभव मदद जो है बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है। खाने पीने से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है और प्रशासन हालातों पर लगातार निगरानी भी बनाते हुए रेखा गुप्ता की ओर से भी, जो कि दिल्ली के सीएम है, उनकी ओर से भी आश्वासन दिया गया था कि हर संभव मदद जो है बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।